हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका हमारी कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं संविधान के अनुच्छेद 12 पर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द परिभाषित है। ये परिभाषा इसमें दी गई है और स्पेशली स्टेट शब्द डिफाइन है। तो बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके उन सभी प्रश्नों का आंसर इस क्लास के बाद मिल जाएंगे। जैसे आपको परेशान करते होंगे ऐसे शब्द, संविधान के अनुच्छेद 12 का संबंध किससे है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य शब्द परिभाषित है, निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेदों में भारत के संविधान में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द भारत के संविधान के किन किन भागों पर प्रभावी होता है, या निम्नलिखित में से कौन राज्य है या इनमें से कौन राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, या भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत शब्द अन्य प्राधिकारी के अधीन राज्य शब्द में आता है या नहीं आता है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं अनुच्छेद 12 पर जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिन प्रश्नों की उलझन हमेशा बनी रहती है। तो आप हमारे साथ पूरे वीडियो तक बने रहेंगे तो इस तरह के किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट और प्रश्न पर आप फंसने वाले नहीं हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर रखें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने कॉन्सेप्ट को। और हम आज के कॉन्सेप्ट को शुरू करें उसके पहले आप ये जान लें कि आज की क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों अनुच्छेद 12 को पढ़ा जाना जरूरी है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो देखिए, ये जो हमारा अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12 है, इसमें क्या है, परिभाषा है। इसमें परिभाषा है और बात की जाए परिभाषा किसकी है तो याद रहे मित्रों, राज्य शब्द परिभाषित है। स्टेट किसको कहते हैं? सामान्यतः तो राज्य हम लोग सामान्य बोलचाल में प्रोविंस, अपने प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस सेंस में राज्य को लेते हैं। तो यहां बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां राज्य शब्द के खास मायने हैं, क्या अर्थ होगा ये अनुच्छेद 12 में स्पष्ट परिभाषित है। हाँ, कुछ एक शब्द हैं जो व्याख्या में आते हैं और उसी व्याख्या को लेकर के इस क्लास को हम स्पेशली लेकर के आए हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आर्टिकल 12 जरूरी क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है। इसलिए जरूरी है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 3 पार्ट 3, हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, बेसिक राइट्स, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से, लेकिन हमारे देश में फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। मूल अधिकार संबंधी प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। तो ये जो मूल अधिकार है मित्रों, ठीक प्रीवियस लेक्चर में जो परिचयात्मक क्लास है, मूल अधिकार पर इंट्रोडक्शन बताता है, उस मूल अधिकारों का डेवलपमेंट कैसे हुआ उस ओर आपको ध्यान ले जाता है। तो ये मूल अधिकार क्या है, मैक्सिमम राइट नहीं, कुछ ऐसे मिनिमम राइट्स हैं जो हम इंसान को इंसान बनाए रखते हैं। अर्थात हम इंसान हैं, इस भ्रम में बिल्कुल ना रहिएगा कि हमारे पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 नाक हैं, 2 कान हैं, इसलिए हम इंसान हैं। इन सब के होते हुए भी अगर ये कुछ मिनिमम राइट्स ना हो तो हमारा जीवन पशुओं से भी बदतर होगा। अर्थात हम इंसान रूप में पशुओं से भी बदतर जीवन जिएंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि इंसान को इंसान बनाए रखता है। हम इंसान हैं, हमारे पास कुछ तो मिनिमम राइट्स हैं और ये सारे के सारे राइट्स अगेंस्ट स्टेट मिले हैं, अगेंस्ट राज्य मिले हैं। राज्य के अधिकारों को ये राइट्स प्रतिबंधित करते हैं और खास बात है कि ये गारंटीड राइट्स हैं। मूल अधिकार गारंटीड राइट्स हैं, अर्थात इसको हम प्रवर्तित करा सकते हैं, न्यायालय द्वारा लागू करा सकते हैं और इसका वायलेशन इसको राज्य छीन नहीं सकता है और न्यून नहीं कर सकता है। तो सवाल इस बात का है कि ये सारे के सारे राइट्स, ये हमारी जो स्वतंत्रताएं हैं वो राज्य के अगेंस्ट मिली हैं,
तो सबसे पहले जरूरी जानना यह होता है कि राज्य आखिरकार कहते किसको हैं। इसीलिए इस पार्ट के शुरू में ही इस बात को परिभाषित कर दिया गया, क्योंकि ये राइट्स की दो कैटेगरी है। दो कैटेगरी अर्थात कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल और केवल नागरिकों को मिले हैं, जो कुछ ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को मिले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो व्यक्ति को मिले हैं। व्यक्ति में शामिल है नागरिक और अनागरिक दोनों, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो केवल और केवल सिटीजन्स को मिलते हैं। अगर इसके डेवलपमेंट की बात करें तो आप इसके प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, उस हिस्ट्री में हम बहुत नहीं जाएंगे। सबसे पहले मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा से इसकी शुरुआत होती है। वो पहला डॉक्यूमेंट है जहां पर किसी राज्य ने अपने नागरिकों को क्या दिया है, गारंटी दी है कुछ राइट्स की, ठीक। और उसके बाद बिल ऑफ राइट्स के रूप में, और फिर अगर आप देखोगे तो भारत में फाइनली भारत की संविधान सभा ने फंडामेंटल राइट के नाम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, इसे शामिल किया। और इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे संविधान की एक तरह से क्या है, रीढ़ है। और इसके एक अनुच्छेद 32 को तो भारत के संविधान निर्माताओं में शामिल डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा कि ये संविधान की आत्मा है। तो बिल्कुल सही कहा। आप ये देखिए, देश की हमारी जनता है और जनता ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने भारत के संविधान को बनाया, और संविधान में बहुत से पार्ट हैं, लेकिन उसका है एक पार्ट 3, और पार्ट 3 पूरा खड़ा है किस पर, अनुच्छेद 32 पर। अनुच्छेद 32 ढह जाए तो पार्ट 3 ढह जाएगा, और पार्ट 3 न रहे तो संविधान का कोई मूल नहीं है। तो इसलिए अनुच्छेद 32 और पार्ट 3 के महत्व को आप समझ सकते हैं। भारत के संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार को क्या कहा गया, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो मित्रों याद रहे, ऐसा भी सवाल पूछता है कि इनमें से किसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 को कहते हैं, ठीक। तो देखिए, मूल अधिकारों को बचाए रखना है, मूल अधिकारों को बहुत अच्छे से समझना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि राज्य शब्द बिल्कुल स्पष्टतः डिफाइन होना जरूरी था। नहीं तो राज्य क्या करता, हमारे राज्य अपने किसी भी पार्ट से क्या करता, हमारे मूल अधिकार का वायलेशन करता। और जब हम लोग शिकायत करते तो स्टेट क्या बहाना लेता कि ये तो राज्य है ही नहीं है। तो राज्य की एक खास बात यह भी है कि अनुच्छेद 12 में जो परिभाषा है वो बड़ी ही व्यापक परिभाषा है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, अर्थात चीजों को समाहित करता है, एक्सक्लूड नहीं करता है, अर्थात व्यापक है। अर्थात हम राज्य के किसी भी हरकत से, किसी भी पार्ट से, किसी भी अंग से नहीं चाहते हैं कि हमारे मूल अधिकारों पर क्या आए, जरा सा रत्ती पर भी आंच आए। तो एक तरह से सिक्योर रखने के लिए किसके अगेंस्ट मिला है और कौन इस पर खतरा हो सकता है, इसके लिए जरूरी है क्या, राज्य और विधि शब्द आपको स्पष्टतः परिभाषित हो। तो अनुच्छेद 12 में संविधान निर्माताओं ने स्पष्टतः राज्य शब्द परिभाषित किया है, और अनुच्छेद 13 में विधि शब्द की परिभाषा दी है। क्योंकि आप अंदर के अनुच्छेदों में जाओगे तो साफ साफ लिखा है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों को न्यून करती हो या छीनती हो। तो न्यून करती हो, छीनती हो, तो दो शब्द बहुत जरूरी है स्पष्ट रखना कि राज्य किसे कहते हैं और विधि क्या है। क्योंकि फंडामेंटल राइट पर खतरा राज्य से है और राज्य के किस हथियार से, विधि से है। तो दो की बड़ी व्यापक परिभाषा भारत के संविधान में दी गई। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द परिभाषित किया गया। तो आज हम लोग अनुच्छेद 12 को स्पष्टतया देखने वाले हैं और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें राज्य शब्द में शामिल हैं, इसको हम लोग पहचानने वाले हैं। ठीक, ये जो राज्य शब्द है अनुच्छेद 12 में परिभाषित है। तो एक बड़ा कॉमन सवाल बनता है कि अनुच्छेद 12 की परिभाषा भारत के संविधान के किस भाग पर प्रभावी होती है। तो अगर ऐसी बात पूछी जाए तो आप स्पष्टतया जान लें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द परिभाषित है वो तो कहाँ लागू होता है, पार्ट 3 में लागू होता है। एकदम साफ साफ भारत के संविधान के भाग 3 में क्या लागू होता है, अनुच्छेद 12 की परिभाषा में जहां जहां राज्य शब्द आएगा पार्ट 3 में, वहां अनुच्छेद 12 की परिभाषा ली जाएगी। साथ ही साथ पार्ट 4 में भी
यही परिभाषा लागू होती है क्योंकि पार्ट 4 भारत का संविधान अनुच्छेद 36 से 51 तक है। डीपीएस पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसमें राज्य के कुछ दायित्व बताए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। जब पॉलिसी बनाएंगे तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 36 में साफ साफ लिखा है कि राज्य शब्द या इस भाग के लिए भी राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 में है। अर्थात देखो, एक तरह से अनुच्छेद 36 क्या करता है, इसी को ले लेता है, अनुच्छेद 12 की परिभाषा को भी। तो किसके किसके लिए लागू होता है? भारत के संविधान के पार्ट 3 और पार्ट 4 पर अनुच्छेद 12 वाली परिभाषा ही लागू होती है। अब अगर बात करें कि भारत के संविधान के किन किन अनुच्छेदों में राज्य शब्द परिभाषित है, तो मित्रों याद रहे, भारत के संविधान में एक तो आर्टिकल 12 में राज्य शब्द परिभाषित है, 36 में परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 152 में। लेकिन मित्रों याद रहे, परिभाषा तो केवल एक जगह कहाँ है? राज्य शब्द की अनुच्छेद 12 में, और यही परिभाषा हम ले लेते हैं। यहाँ कोई नई परिभाषा नहीं है, यही लिखा गया है, इस भाग के लिए भी राज्य का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12 में है। तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में कॉमन परिभाषा, लेकिन अनुच्छेद 152 में जो एक परिभाषा है वो किसके लिए है? ये परिभाषा भाग 3 और भाग 4 पर लागू होती है, लेकिन ये परिभाषा भाग 6 पर लागू होती है, जहां राज्यों की बात की गई है, प्रोविंस की बात की गई है, स्टेट की बात की गई है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, पार्ट 3 और 4 में राज्य बड़े व्यापक अर्थों में है, और पार्ट 6 के लिए अनुच्छेद 152 में जो राज्य शब्द परिभाषित किया गया है वो थोड़ा सा संकुचित परिभाषा है और वो कम अर्थों में ली गई है, अर्थात वहां स्टेट और प्रोविंस से संबंधित है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि राज्य शब्द परिभाषित कहाँ है। अब चलते हैं हम लोग, जो राज्य शब्द परिभाषित है उसमें है क्या, अगर हम लोग उसको देखने का प्रयास करें तो देखिए, भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द परिभाषित है, ये अनुच्छेद 12 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें साफ साफ लिखा है कि अनुच्छेद 12 क्या है, परिभाषा है, और लिखा है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। तो देखिए, यहां जो राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है उससे साफ स्पष्ट है क्या कि इस भाग में, माने ये किस पर लागू होता है? पार्ट 3 में। यहां जो शब्द आया है इस भाग में, इससे सीधे सीधे पता चलता है कि ये भारत के संविधान के पार्ट 3 पर प्रभावी होता है। जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अर्थात कहीं पर खास ऐसा कुछ लिख न दिया गया हो कि यहां राज्य के लिए ये अर्थ खास होगा, तब तक इस भाग में राज्य शब्द के अंतर्गत क्या क्या बातें आएंगी? एक तो भारत सरकार और उसकी संसद। यहां कोई डाउट नहीं है, भारत सरकार सबको पता है और संसद सबको पता है। फिर आगे लिखा है, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, जितने भी राज्य हैं उनके प्रत्येक राज्य की सरकार, जितने भी राज्य सरकारें हैं वो भी राज्य के अधीन आएंगी, और राज्य के जो विधानमंडल हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो राज्य विधानमंडल भी क्या है? राज्य शब्द में शामिल है। फिर आगे लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या बाहर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी, ठीक, ये भी क्या माने जाएंगे? राज्य माने जाएंगे। और फिर लिखा है अन्य प्राधिकारी, अंग्रेजी में शब्द आता है अदर अथॉरिटीज, अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी कौन? जो भारत में हो या भारत राज्य क्षेत्र के बाहर हो, दोनों बात है। क्या लिखा है? इसी देखिए, इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि इस भाग में
अर्थात पार्ट 3 में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार आएगी और संसद। तो इसमें कोई डाउट नहीं है इस बात को लेकर, भारत सरकार और संसद राज्य है, अर्थात भारत सरकार और संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है, ऐसा कोई काम नहीं कर सकती है जो हमारे मौलिक अधिकारों को न्यून करती हो या छीनती हो। फिर आगे लिखा है, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, जितनी भी राज्य की सरकारें हैं और साथ ही साथ राज्य के जो विधानमंडल हैं वो सब के सब कभी राज्य माने जाएंगे पार्ट 12 में, पार्ट 3 के लिए अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, और ये सब भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हैं, ऐसा कोई विधान नहीं बना सकते हैं जो हमारे भाग 3 के मौलिक अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। यहां तक बिल्कुल स्पष्ट है। फिर लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन, या तो ये सब चीजें कहां हों, भारत सरकार के भीतर हों, भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में हो, भारत के क्षेत्राधिकार में हो, या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन हो, नियंत्रणाधीन हो, नियंत्रणाधीन हो। क्या जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं, स्थानीय प्राधिकारी हैं और अन्य प्राधिकारी। तो देखिए ऊपर जितनी भी बातें आई हैं कि राज्य में ये शामिल है, ये शामिल है, तो साफ साफ है कि राज्य में शामिल है भारत सरकार, संसद, कोई डाउट नहीं, राज्य सरकार, राज्य के विधानमंडल, कोई डाउट नहीं, भारत के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकारी सभी और अन्य प्राधिकारी। अब बात करें स्थानीय प्राधिकारी के, तो सीधी सी बात है, स्थानीय प्राधिकारी शब्द भी बिल्कुल स्पष्ट है। जितनी भी नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत या माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स हैं, वो सब देश के अंदर लोकल अथॉरिटीज के अंतर्गत स्पष्टतया आती हैं। जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी शब्द बिल्कुल स्पष्ट है। तो यहां भी कोई डाउट नहीं होता है, ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं वो, और जो माइनिंग एरिया में माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड होते हैं, वो सब लोकल अथॉरिटीज के अंतर्गत आती हैं। वो भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती हैं जो, क्योंकि वो राज्य हैं। अब सवाल सब कहां फंसता है, अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटीज, ये बड़ी व्यापकता है। अब सवाल इस बात का है कि अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल है और कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं है। तो ये बड़ा ही प्रश्न विवादित रहा और ये चला गया कहां, इंटरप्रिटेशन में, निर्वचन में चला गया। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक सुनवाई करके जब जब डिस्प्यूट्स आए कि ये फला चीज, जैसे मान लेते हैं क्या विश्वविद्यालय राज्य है, क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राज्य है, क्या एनसीईआरटी राज्य है, क्या एलआईसी ओएनजीसी राज्य है, तो सवाल ऐसे समय समय पर आए। यहां तो राज्य नहीं है ये सब, यहां तो स्पष्ट है जो चीजें राज्य होंगी, लेकिन क्या अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत ये सब आएंगे? तो समय समय पर अलग अलग मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक क्या किया है, बहुत ही स्पष्ट नियम अब तक स्थापित कर दिया है निर्वचन के द्वारा, व्याख्या के द्वारा। क्या अनुच्छेद 12 के अन्य प्राधिकारी शब्द में कौन कौन सी चीजें राज्य होंगी, इसके लिए लगातार एक विवाद बना रहा। और जो सबसे पहले मामला आया वो आया यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेज शांताबाई का, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेज शांताबाई का। और इसमें मामला क्या था, इसमें मामला था क्या यूनिवर्सिटी स्टेट है। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अन्य प्राधिकारी, सारा झगड़ा कहां आया, अन्य प्राधिकारी में कौन सी चीजें राज्य हैं और कौन सी चीजें राज्य नहीं हैं। ये आपका मूल आर्टिकल 12 है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय वर्सेज शांताबाई का केस आया, जिसमें डिस्प्यूट क्या था कि भाई विश्वविद्यालय स्टेट है कि नहीं, विश्वविद्यालय स्टेट है कि नहीं, राज्य के अंतर्गत, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत राज्य शब्द में आएगा कि नहीं। तो यहां पर काफी कंजर्वेटिव व्यू लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्याख्या प्रस्तुत की थी शुरू में, उसने साफ साफ कहा चूंकि राज्य होने के लिए क्या जरूरी है, गवर्नमेंटल और थोड़ा सा सार्वभौमिक
सावरन नेचर के काम होने चाहिए, उस प्रकृति की संस्था होनी चाहिए, और अगर उस प्रकृति की संस्था नहीं है तो वो राज्य नहीं होगी। तो देखा गया कि यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनमें कोई गवर्नमेंटल नेचर का और सॉवरेन नेचर का कोई ऐसा काम नहीं होता है, उस तरह की ये प्राधिकारी नहीं होते हैं, बॉडी नहीं होती है। तो इस मामले में क्या कहा गया कि इस मामले में साफ साफ कहा गया कि भाई इसमें क्या नहीं होगा, यूनिवर्सिटीज राज्य नहीं मानी जाएंगी। आगे चल करके राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेज मोहनलाल, एक और नया मामला आता है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेज मोहनलाल का मामला आया, और यहां यह तय करना था कि क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राज्य शब्द में अनुच्छेद 12 के अन्य प्राधिकारी शब्द में राज्य के अंतर्गत आता है। तो इसके ठीक पहले उज्जमबाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में ये वाले व्यू पर चेंज हो चुका था सुप्रीम कोर्ट का व्यू। तो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम मोहनलाल के मामले में अनुच्छेद 12 में अन्य प्राधिकारी शब्द पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई बॉडी गठित हुई है, माने कोई विधिक बॉडी गठित हुई है किसी विधि या संविधान के अधीन, किसी कानून के द्वारा या भारत के संविधान के अंतर्गत अगर कोई बॉडी का गठन हुआ है और उसके पास फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करने वाली पावर्स हैं और बहुत से अधिकार होते हैं अगर किसी विधि में है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जरूरी नहीं है कि वो क्या काम कर रहा हो, कोई गवर्नमेंट नेचर का काम कर रहा हो, सरकार की प्रकृति का काम कर रहा हो, या कोई सार्वजनिक नेचर का काम कर रहा हो, सार्वभौमिक प्रकृति का कोई काम कर रहा हो, इसके ना होते हुए भी वो क्या माना जाएगा, स्टेट माना जाएगा, राज्य माना जाएगा। तो इस वाले में से जो व्यू आया उसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और विश्वविद्यालय ये दोनों के दोनों किससे गठित होते हैं, ये दोनों के दोनों विधि के प्राधिकार के यूनिवर्सिटीज एक्ट हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट है, उसके अंतर्गत इन सब का गठन होता है। और इनके पास बहुत तमाम स्वाभाविक सी बात है कि जब गठन किससे होगा, जब इनका गठन किसी विधि के अधीन होगा, स्टेट्यूट के अधीन होगा, संविधि के अधीन होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि क्या होगा, इनके पास तमाम राइट्स होते हैं। तो उन राइट्स के आधार पर इस मामले में राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मामले में साफ साफ कहा गया कि ये किसके अंतर्गत आएंगे, राज्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक, फिर आगे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अभी इंटरप्रिटेशन पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ था। आगे फिर एक मामला आया कि भाई यहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर एक मामला आया सुखदेव बनाम भगत राम। किसका मामला आता है, सुखदेव बनाम, तो देखिए सुखदेव वर्सेज भगत राम का मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया, और यहां भी अनुच्छेद 12 में अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत व्याख्या का प्रश्न था। और यहां प्रश्न यह था कि अगर किसी विधि या संविधान के अधीन कोई ऐसी बॉडी का गठन हुआ है जिसका उद्देश्य व्यापारिक हो, अर्थात जो किसी कॉमर्शियल पर्पज के लिए गठित किया गया हो, तो क्या वह राज्य होगा। तो जैसे ONGC, LIC ये सब क्या राज्य माने जाएंगे। तो इस केस में भी सरकार का क्या व्यू था, यही व्यू था कि थोड़ा सा व्यापक व्यू लेते हुए सरकार ने साफ साफ कहा कि ONGC, LIC और या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भले ही वो किसी कॉमर्शियल पर्पज के लिए गठित क्यों न किए गए हों, वो चूंकि किसी न किसी स्टेट्यूट के अधीन गठित किए जाते हैं, किसी न किसी विधि के अंतर्गत गठित किए जाते हैं, और उनके पास कुछ राइट्स हैं, और उनके राइट्स से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, हमारे फंडामेंटल राइट पर इफेक्ट पड़ सकता है, अतः वो राज्य माने जाएंगे। RD शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का मामला आता है। ठीक, किसका मामला आता है, RD शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो देखिए आगे चल करके फिर आगे मामला फंसा, RD शेट्टी बनाम वर्सेज एयरपोर्ट अथॉरिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। और उसमें भी प्रश्न था कि क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टेट है। तो सुनवाई में साफ साफ कहा गया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का गठन किसके अधीन किया जाता है,
एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट है उसके अंतर्गत गठित किया जाता है और इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा बहुत से पावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत केंद्र सरकार पर बहुत पावर है। केंद्र सरकार इसमें इंटरफेयर करती है, इनके चेयरमैन का नियुक्ति का मामला हो, तो ऐसे बहुत से काम किसके पास है पावर? सेंट्रल गवर्नमेंट। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है और वो बहुत से डिसीजंस लेती है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता जो फंडामेंटल राइट के अधीन, फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे, क्योंकि इनके पास इतनी पावर है। चूंकि केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा है, इसलिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सकते हैं। तो इस मामले में साफ साफ कहा गया, चूंकि ऐसे अथॉरिटीज में केंद्र सरकार तमाम पावर का अपना एक्सरसाइज करती है और इनके मामलों में इंटरफियर करती है, इसलिए पूरे चांसेज हैं कि फंडामेंटल राइट के इनके किसी भी डिसीजन से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है। अतः इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या माना जाएगा? स्टेट माना जाएगा। और इसमें साफ साफ कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू था उसमें यह कहा गया कि अगर कोई निजी एजेंसी, यहां तक कि कोई निजी एजेंसी भी हो, तो वो भी अगर राज्य के नियंत्रण के अधीन है तो उसे क्या माना जाएगा? राज्य माना जाएगा। माने अगर राज्य का नियंत्रण है ऐसी कोई अथॉरिटी, यहां तक कि अगर कोई निजी अथॉरिटी है उस पर भी राज्य का अगर नियंत्रण है तो क्या माना जाएगा? या फाइनेंशियल एसेट राज्य के द्वारा दिया जा रहा है तो भी उसे क्या माना जाएगा? राज्य के अधीन। अनुच्छेद 12 में अन्य प्राधिकारी शब्द में राज्य के अंतर्गत माना जाएगा। आगे सोम प्रकाश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है। सोम प्रकाश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आता है और उसमें अदर अथॉरिटी शब्द के अंतर्गत किसे राज्य माना जाएगा, किसे नहीं माना जाएगा, उसमें कुछ क्राइटेरिया सरकार ने बताने का, सुप्रीम कोर्ट ने बताने का प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें तय किया कि अगर कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप है, सरकार का एसेट है, माने पूंजी सरकार के द्वारा वित्त पोषण है, तो वो सब के सब किसके अधीन आएंगे? अन्य प्राधिकारी शब्द में राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगे। अजय हासिया बनाम खालिद मुजीद का केस आता है। फाइनली अजय हासिया, ये काफी इंपॉर्टेंट केस था। अजय हासिया बनाम वर्सेज, यहां भी अन्य प्राधिकारी शब्द को ही क्या किया जा रहा था? व्याख्या किया जा रहा था। खालिद मुजीद का शब्द, खालिद मुजीद का मामला आता है और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत राज्य होगा, कोई भी बॉडी राज्य होगी कि नहीं, यह इस पर तय नहीं होता है कि वह बॉडी कोई गवर्नमेंटल या माने सरकार की प्रकृति का या कोई सार्वजन प्रकृति का काम कर रही है या नहीं। बस इतना जरूरी होता है कि वो किसी कानून के अंतर्गत गठित हुई हो और यह भी नहीं देखना है कि कानून के अंतर्गत गठित हुआ है नहीं, गवर्नमेंटल प्रकृति का काम करती है या नहीं, सार्वजनिक प्रकृति का काम करती है या नहीं। बस अगर वह बॉडी अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत मानी जाएगी यदि वह किसी राज्य की एजेंसी के तौर पर भी काम करती है तो देखिए ये अलग अलग मामलों में अनुच्छेद 12 में जितनी भी बातें हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मुद्दा कहां फंसता है? अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें राज्य मानी जाएंगी और कौन सी नहीं मानी जाएंगी। तो समय के साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग व्यू दिए गए और फाइनली, हालांकि इस तरह के सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत केस ला पर जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के इंटरप्रिटेशन से जो डेवलपमेंट हुए हैं इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आप विधि बैकग्राउंड से हैं, ये व्यू जब हम लोग अपने पीसीएसजे की परीक्षाओं की तैयारी करते थे तब इस व्यू से हम लोग राज्य के स्टेटमेंट को, राज्य किस तरह से डेवलप हुआ है, अन्य प्राधिकारी शब्द की किस प्रकार से व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसे देखा जाता है। लेकिन फाइनली मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दूं कि सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन से प्राधिकारी आएंगे। इस बात को तय करने के लिए बस आप एक मोटा मोटा व्यू रखेंगे कि अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत ऐसे सभी प्राधिकारी या निकाय राज्य माने जाएंगे जो किसी संविधान
या हमारे संविधान या हमारे किसी भी अधिनियम के अंतर्गत सृजित किए जाते हैं, उन्हें किसी विधि, उपविधि आदि बनाने की शक्ति उनमें है, और भले ही वो संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हो या न करते हो तो भी वो राज्य माने जाएंगे। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ इसे हटाएं। प्रारंभ में बड़ा कंजर्वेटिव व्यू, अगर संवर्जन प्रकृति का काम करती है तब तो राज्य माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे व्यू काफ़ी लिबरल किया और व्यापकता से इसकी परिभाषा को और लिबरल करते हुए अन्य प्राधिकारी शब्द में बहुत सी चीज़ों को समाहित किया, और फाइनली आज की तारीख में अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी इसके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स हो चुका है। जैसे भारत के संविधान या भारत में किसी विधि के अधीन गठित बॉडी हो और वो भले ही संप्रभु प्रकृति का काम कर रही हो या न कर रही हो, संवर्जन प्रकृति का काम कर रही हो या न कर रही हो, या वो गवर्नमेंटल प्रकृति का काम कर रही हो या न कर रही हो, अगर वो राज्य की एजेंसी के तौर पर काम कर रही है, राज्य का उसमें हस्तक्षेप है, अर्थात केंद्र सरकार या राज्य सरकारों का उसमें पर्याप्त हस्तक्षेप है, अर्थात उसे कुछ विधि और उपनियम बनाने की पावर है बॉडी को, या राज्य का एसेट मिलता है, उसे पूंजी मिलती है, ऐड मिलता है, सहायता मिलती है, वित्तीय सहायता पर्याप्त मिलती है केंद्र या राज्य सरकारों की, तो वो सब के सब अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द के अंतर्गत माने जाएंगे। तो अब तक का जो डेवलपमेंट हुआ है अनुच्छेद 12 में, अलग अलग मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक निम्नलिखित को क्या माना है, राज्य माना है, और कुछ ऐसी बॉडीज हैं जिनको स्टेट नहीं माना है। तो एक मोटे तौर पर आपके दिमाग में ये आइडिया रहना चाहिए। कई बार ऐसा पूछ लेता है A, B, C, D, इन विकल्पों में 4 बॉडीज के नाम होंगे, इनमें से अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कौन अन्य प्राधिकारी में राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल है या नहीं शामिल है। तो एक लिस्ट है, ये आप बना भी लेंगे। अब तक जो जनरलाइजेशन हुआ है, सामान्यीकरण और इंटरप्रिटेशन द्वारा किसको राज्य माना गया, किसको नहीं माना गया। तो जैसे जीवन बीमा निगम LIC को राज्य माना गया है, तो एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, क्या इनमें से अब तक किसको राज्य माना गया है। ठीक, राज्य माना गया और राज्य नहीं माना गया। ठीक, अलग अलग मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिए हैं उस आधार पर तय हुआ। तो LIC, इस तरह से आप एक लिस्ट बना लेंगे और मेंटेन कर लेंगे। LIC को राज्य माना गया है। ठीक, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC को क्या माना गया है, स्टेट माना गया है। औद्योगिक वित्त निगम को IFSC को राज्य माना गया है। विश्वविद्यालयों को राज्य माना गया है। विधिक व्यक्ति कोई भी हो जो कानूनी निगम, सरकारी कंपनी या कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है, वो भी क्या है, स्टेट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को राज्य अनुच्छेद 12 के अन्य प्राधिकारी शब्द में माना गया है। उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम को क्या माना गया है, राज्य शब्द के अंतर्गत इसे भी शामिल किया गया। भारत पेट्रोलियम निगम को अनुच्छेद 12 के अन्य प्राधिकारी शब्द में राज्य माना गया है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक को राज्य के अंतर्गत रखा गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत राज्य माना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, भागीदारी फर्म, सैनिक स्कूल, बालक सहायता संघ, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, ये सब क्या माने गए, ये सब के सब स्टेट शब्द में अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत राज्य माने गए। साथ ही साथ भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 आर्टिकल 359 में भारत का राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है तब वह अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, इसका निलंबन कभी नहीं होता है। किन 2 अनुच्छेदों का निलंबन कभी नहीं होता है, अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है। अन्य मौलिक अधिकारों को लागू होने को निलंबित कर सकता है, अर्थात उसे न्यायालय द्वारा उस दौरान प्रवर्तित नहीं कराए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति जब अनुच्छेद 359 में इस प्रकार के आदेश देता है तब वह राज्य माना जाता है, तो वो राज्य शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक, और अगर आप बात करें कि किसको राज्य नहीं माना गया है तो उसकी भी एक लिस्ट है, इसे आप मेंटेन कर लेंगे। जैसे NCERT को राज्य नहीं माना गया। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को राज्य अन्य प्राधिकारी शब्द में नहीं माना गया। वक्फ बोर्ड को
राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया अन्य प्राधिकारी में। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR को स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को राज्य शब्द में अन्य प्राधिकारी शब्द में शामिल नहीं माना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट BCCI इसको भी राज्य नहीं माना गया है। और निजी महाविद्यालय जो होते हैं उनको भी क्या नहीं माना गया है, राज्य। तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द परिभाषित है, भाग 3 और भाग 4 पर प्रभावी होता है। यहाँ पर सबसे जो सब तो स्पष्ट है, लेकिन अन्य प्राधिकारी में कौन कौन चीजें राज्य में आएंगी, कौन कौन सी नहीं आएंगी, इसका व्याख्या द्वारा, इंटरप्रिटेशन द्वारा, न्यायिक व्याख्या द्वारा अब तक क्या तय हो चुका है कि कौन सी बातें राज्य के अंतर्गत आती हैं और कौन सी नहीं आती हैं। और यह इंटरप्रिटेशन अन्य प्राधिकारी शब्द हमेशा अभी चलता रहेगा, ये अभी एंड होने वाला नहीं है। तो ये अनुच्छेद 12 की बातें थी। हम अनुच्छेद 13 पर कॉन्सेप्ट क्लास लेकर के आएंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट वाले पार्ट को समझने के लिए अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 राज्य शब्द और विधि शब्द की परिभाषा स्पष्ट होना आपके लिए जरूरी है। तो आशा है कि आप अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को अच्छे से समझे होंगे। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स वीडियो के अंत में देना न भूलिएगा। अगले कॉन्सेप्ट क्लास तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। धन्यवाद।